हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जूट क्रॉप के बारे में। हमारी ऑयल सीड क्रॉप जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है और अब हम आगे हैं नेक्स्ट हमारा जो है फाइबर क्रॉप, रेसे वाली फसलों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे रेसे वाली जो फसल है, दो महत्वपूर्ण फसल है। कौन सी? एक है कपास और दूसरी है जूट, जिसको पटसन भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जूट के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो है अलग अलग दो स्पीसीज है इसमें, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। दोनों की अलग अलग सीड रेट भी है और ये इंपॉर्टेंट क्रॉप है इंडिया की, क्योंकि ये इंडिया यहाँ पर 50% जो है अकाउंट होल्ड करता है जूट के रॉ प्रोडक्ट या प्रोडक्शन के लिए। और इंडिया के अंदर भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर? पश्चिम बंगाल के अंदर जो वेस्ट बंगाल है वो फर्स्ट पोजीशन पे है और इंडिया भी फर्स्ट पोजीशन है जूट के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो ये वेस्ट बंगाल की मेजर क्रॉप है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इसका वेस्ट बंगाल के अंदर ही होता है। तो यहाँ पर अब हम डिस्कस करेंगे इसकी पूरी पैकेज एंड प्रैक्टिस। क्लियर? तो ये एक क्या है? फाइबर क्रॉप है। और इसके फाइबर को क्या कहा जाता है? इसके फाइबर को ब्रास्ट फाइबर, बार्क फाइबर या स्टेम फाइबर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो इसका जो फाइबर है ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कहाँ से निकाला जाता है? तो जो जूट होता है उसके स्टेम से ही इसका फाइबर लिया जाता है। ठीक है, जनरल इंट्रोडक्शन जब हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन, उसमें फाइबर क्रॉप में अलग अलग क्रॉप थी, कॉटन, जूट और जो सनई, उन सब में मैंने बताया था कि कौन सा जो है किस पार्ट से लिया जाता है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो जूट का जो रेशा है वो किस भाग से लिया जाता है, लीफ से लिया जाता है या सीड से लिया जाता है या स्टेम से लिया जाता है, तने से लिया जाता है। तो ये तने से लिया जाता है। तो जूट की बात करें तो यहाँ पे बेसिक बात करें, इसका जो बोटनिकल नेम होता है वो क्या होता है? इसका बोटनिकल नेम होता है कोरकोरस स्पेसीज। कोरकोरस स्पेसीज क्यों बोला है? क्योंकि इसमें दो अलग अलग स्पेसीज है जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, तब वहाँ पे उसका हम बोटनिकल नेम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोरकोरस स्पेसीज होता है। फैमिली इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फैमिली इसकी पूछ ली जाती है कि इस जूट की जो है फैमिली क्या है, किस कुल से ये संबंधित है। तो ये किसके अंदर आता है? टिलिएसी के अंदर। टिलिएसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। टिलिएसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। ठीक है, टिलिएसी इसकी क्या है? फैमिली है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर इसका ओरिजिन कहाँ पे है, उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है इसका? तो उत्पत्ति स्थान की बात करें तो इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो इंडो बर्मा। इंडो बर्मा जो है इसका उत्पत्ति स्थान है। क्लियर है? इंडो बर्मा बोल सकते हैं या अफ्रीका, दो जगह बताया जाता है। तो जो ऑप्शन में आपको मिल जाए, अगर इंडो बर्मा हो तो इंडो बर्मा लगाना है और अगर अफ्रीका हो तो अफ्रीका लगाना है। ठीक है, इंडो बर्मा या अफ्रीका, ये क्या है? इसका उत्पत्ति स्थान है। इंडो बर्मा और अफ्रीका जो है जूट का उत्पत्ति स्थान है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें इसके ओरिजिन के बाद, इसके में क्रोमोसोम नंबर कितने पाए जाते हैं, इसके क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे क्रोमोसोम नंबर की, कि इसमें क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, गुणसूत्र संख्या कितनी होती है। तो इसमें क्रोमोसोम नंबर होते हैं 2n = 14। जैसे अपना पी होता है, मटर होता है, उसमें क्रोमोसोम नंबर 14 होते हैं। ठीक है, अपना बार्ले हो गया, अपना जो है बाजरा हो गया, उसमें भी क्या होता है? 14 क्रोमोसोम नंबर होते हैं। और अपना जो ग्राम है उसमें भी 14 क्रोमोसोम नंबर होते हैं। तो सबको एक जगह आप इकट्ठा लिख सकते हो कि जितने भी 14 क्रोमोसोम नंबर है उनको सब एक जगह लिख के आप याद कर सकते हो। वैसे पूरी लिस्ट हमने दी है, बॉटनिकल नेम, उसमें आपका ओरिजिन भी था, उसमें क्रोमोसोम नंबर भी थे, उसमें फैमिली भी थी, सारा एक साथ है, वहाँ पर आप अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, एक क्रोमोसोम नंबर है। इसका जो फाइबर है, इसके फाइबर को क्या कहा जाता है? इसका जो रेशा होता है, इसके रेशे को क्या कहा जाता है? इसके रेशे को कहा जाता है क्या? इसको कहा जाता है स्टेम फाइबर। स्टेम फाइबर कहा जाता है, या इसको हम बार्क फाइबर भी कहते हैं, बार्क फाइबर भी कहते हैं, या बास्ट फाइबर भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? तना रेशा भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि स्टेम से ही लिया जाता है इसलिए इसको तना रेशा भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? बार्क, जो छाल होती है, छाल रेशा भी कहते हैं। और बास्ट फाइबर भी कहा जाता है, बास्ट रेशा भी कहा जाता है। ये याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है एफओ के अंदर कि जो जूट होता है, जूट का जो फाइबर होता है, रेशा होता है, वो कौन सा होता है? तो ये बास्ट फाइबर होता है या स्टेम फाइबर होता है, तने से लिया जाता है। ठीक है, अब इसमें बात करें हम ओरिजिन की या उसके प्रोडक्शन की, तो सबसे इंडिया की जो है रैंक फर्स्ट है। इंडिया जो है फर्स्ट पोजीशन पर है वर्ल्ड में किसमें? जूट प्रोडक्शन में, जूट एरिया एंड प्रोडक्शन में, एरिया एंड प्रोडक्शन। तो इसके क्षेत्र और उत्पादन, जूट का जो क्षेत्र है और उत्पादन है उसमें इंडिया जो है फर्स्ट नंबर पर है। ठीक है, जूट के विश्व में जूट के
क्षेत्र व उत्पादन में फर्स्ट नंबर पर है। ठीक है, इंडिया विश्व में जूट के उत्पादन में फर्स्ट नंबर पे कौन? भारत। और भारत के अंदर बात करें तो भारत के अंदर अगर बात करें तो भारत के अंदर जो है वेस्ट बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल जो है क्या है? फर्स्ट नंबर पर है एरिया एंड प्रोडक्शन में। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर है एरिया एंड प्रोडक्शन में जूट। ये क्वेश्चंस भी पूछा जाता है कि जूट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो वेस्ट बंगाल के अंदर ही होता है। और वेस्ट बंगाल के अंदर ही क्या है? जूट फैक्ट्री है। जूट फैक्ट्री कहाँ पर है? कलकत्ता में। कब बनाई गई थी? 1854 में इसको बनाया गया था। ये हमने जब जूट रिवोल्यूशन पढ़ा था, मतलब गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन पढ़ा था, तब भी मैंने बताया था कि जूट के प्रोडक्शन मतलब 50% जो है जूट का प्रोडक्शन वेस्ट बंगाल से आता है। ठीक है, और वेस्ट बंगाल से आता है और वहीं पे जूट की फैक्ट्री है जो 1854 में बनाई गई थी। और जूट पैकेजिंग रूल्स भी बनाया गया था 1987 में, 1987 में जूट पैकेजिंग भी बनाया गया था। ठीक है, अब इस जूट को क्या कहते हैं? इस जूट को भी ध्यान रखना, इस जूट को क्या बोला जाता है? जूट के फाइबर को, जूट फाइबर को क्या बोला जाता है? जूट फाइबर को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है, सुनहरा रेशा भी कहा जाता है, याद रखना, सुनहरा रेशा भी कहा जाता है किसको? और इससे संबंधित रिवोल्यूशन क्या है? गोल्डन रिवोल्यूशन। इससे संबंधित रिवोल्यूशन की बात करें तो वो कौन सा है? गोल्डन रिवोल्यूशन, गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन, गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन। ठीक है, गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो जूट प्रोडक्शन से संबंधित है, जूट क्रॉप से संबंधित है। ठीक है, ये सारी बेसिक जानकारी यहाँ पर हो गई। बात करते हैं इसमें जो वेट है, जैसे कि हम बात करते हैं प्रोडक्शन की बात करते हैं तो केजी पर क्विंटल पर हेक्टेयर में देखते हैं, पर इसमें जो है वो बेल के अकॉर्डिंग देखा जाता है। ठीक है, इसके जो 1 बेल का जो वेट होता है, 1 बेल का जो वेट होता है, 1 बेल का वजन। ठीक है, इसको बेल में मेजर करते हैं। एक बेल का जो भार होता है वो कितना होता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 180 केजी होता है। ठीक है, एक बेल का जो भार होता है कितना होता है? 180 केजी होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका। ठीक है, जूट के अंदर। और कॉटन की बात करें ना, देखो कॉटन में कंफ्यूजन होता है, कॉटन में 170 होता है। कॉटन के अंदर एक बेल का जो वेट होता है 170 होता है, और जूट में जबकि कितना होता है? 180 केजी होता है एक बेल का भार। ठीक है, इसके लिए सॉइल कैसी चाहिए? सॉइल की बात करें, इसके लिए सॉइल कैसी चाहिए? तो इसके लिए सॉइल चाहिए वेल ड्रेन सॉइल। वेल ड्रेन सॉइल मतलब अच्छी जल निकास वाली, अच्छी जल निकास वाली मृदा चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वेस्ट बंगाल में होता है, और वेस्ट बंगाल में और जूट के लिए जो है पानी अधिक चाहिए, पानी खेतों में अच्छा खासा होना चाहिए। तो वहाँ पर अगर अधिक बारिश हो रही तो ड्रेनेज फैसिलिटी भी होनी चाहिए, तो वेल ड्रेन सॉइल यहाँ पे होनी चाहिए। और जो रेसा के लिए जब हम क्या करते हैं, रेसा निकालने के लिए रेटिंग प्रोसेस करते हैं, रेटिंग प्रोसेस के लिए क्या होना चाहिए? पानी जो है स्लो मूविंग होना चाहिए, मतलब हल्का बहता हुआ पानी होना चाहिए। मतलब पानी बहेगा कब? जब वहाँ पर ड्रेनेज की फैसिलिटी भी होगी, क्योंकि जब पानी हल्का सा बहता हुआ क्लीन पानी होता है तो जो जूट की रेटिंग प्रोसेस काफ़ी अच्छी होती है और रेसा में अच्छा मिलता है। ठीक है, अब जो है इसके लिए क्लाइमेट की बात करें, क्लाइमेट की अगर बात करें तो इसमें क्लाइमेट कैसा चाहिए? जलवायु की बात करें तो इसके लिए जलवायु जो चाहिए वो वार्म एंड ह्यूमिड जलवायु चाहिए। कैसी जलवायु चाहिए? इसके लिए वार्म एंड ह्यूमिड जलवायु, वार्म एंड ह्यूमिड जलवायु चाहिए। ठीक है, गर्म और आर्द्र, गर्म और आर्द्र जलवायु इसके लिए चाहिए। कौन सी? गर्म और आर्द्र जलवायु इसके लिए ज़रूरी होती है। कितने? कौन सी? गर्म और आर्द्र जलवायु इसके लिए आवश्यक होती है। और टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ, इसके लिए कितना टेम्परेचर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तापमान की बात करें तो इसके लिए जो तापमान चाहिए हमें, वो तापमान चाहिए 24 डिग्री से लेके 37 डिग्री टेम्परेचर इसके लिए बेस्ट होता है। और अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें, उपयुक्त टेम्परेचर की बात करें तो वो 34 डिग्री सेल्सियस होता है। और रेटिंग के लिए भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ कि जूट के उत्पादन के लिए जो ऑप्टिमम तापमान होता है वो कितना चाहिए? 34 डिग्री सेल्सियस चाहिए। और रेटिंग प्रोसेस के लिए भी 34 डिग्री तापमान की ज़रूरत होती है। तो ये बेसिक जानकारी है। अब इसमें 2 स्पीसीज़ है। कौन कौन सी 2 स्पीसीज़ है? एक होती है कोरकोरस कैप्सुलेरिस, ठीक है, एक होती है कोरकोरस कैप्सुलेरिस, और सेकेंड जो होती है वो होती है कोरकोरस ओलिटोरियस, ओलिटोरियस। ठीक है,
एक होती है कोरकोरस कैप्सुलरिस, एक होती है कोरकोरस ओलिटोरियस। तो दोनों के बारे में हमें यहाँ पे बेसिक जानकारी देखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे। तो जो एक होता है कोरकोरस कैप्सुलरिस, ये कौन से टाइप का जूट है? जो कोरकोरस कैप्सुलरिस है ये है टीटापेट, इसको टीटापेट या वाइट जूट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? टीटापेट कहा जाता है या वाइट जूट भी कहा जाता है। और जो ओलिटोरियस है इसको मेटापेट या इसको मेटापेट और क्या कहा जाता है? टोसा कहा जाता है। मेटापेट या टोसा जूट कहा जाता है। ठीक है, ये इसके क्या है? कॉमन नेम है कि जो कैप्सुलरिस है उसको टीटापेट और वाइट जूट कहा जाता है, जो ओलिटोरियस है उसको क्या कहा जाता है? मेटापेट या टोसा कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है टीटापेट या सफेद जूट, और इसको क्या कहा जाता है? इसको मेटापेट या टोसा कहा जाता है। क्लियर है? यहाँ पर अगर बात करें तो इसमें जो सीड रेट होती है, बीज दर होती है इसकी जो बीज दर होती है वो होती है 6 से 8 kg पर हेक्टेयर, और इसकी जो सीड रेट होती है वो होती है 4 से 5 kg पर हेक्टेयर। ठीक है, 4 से 5 kg पर हेक्टेयर किसकी? ओलिटोरियस की, और कैप्सुलरिस की होती है 6 से 8 kg। ठीक है, इसमें जब सोइंग टाइम होता है, इसमें सोइंग टाइम जो होता है, ये होता है मार्च अप्रैल जो है इसका सोइंग टाइम है, और इसमें जो सोइंग टाइम है वो है अप्रैल मई। तो वैसे देखा जाए तो जूट के लिए जो बेस्ट टाइम होता है सोइंग का वो अप्रैल होता है। ठीक है, जूट के लिए जो बेस्ट टाइम होता है वो अप्रैल होता है। बुआई कब करेंगे? यहाँ पे कैप्सुलरिस की करते हैं मार्च अप्रैल में, और ओलिटोरियस की करते हैं अप्रैल मई में। ठीक है, यहाँ पर जो बात करते हैं इसमें स्पेसिंग जो रखते हैं, फसल अंतरण जो रखते हैं वो 30 × 60 सेंटीमीटर रखा जाता है, और यहाँ पर जो फसल अंतरण रखते हैं, स्पेसिंग रखते हैं, ये रखते हैं 20 × 7 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लांट पॉपुलेशंस की बात करें, प्लांट पॉपुलेशन लगभग 2.5 लाख प्लांट पर हेक्टेयर। प्लांट पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए जूट में? 2.5 लाख प्लांट पर हेक्टेयर प्लांट पॉपुलेशन इसमें होती है। ठीक है, इसमें जो बिटरनेस पाई जाती है, ठीक है, जो कड़वापन पाया जाता है जूट के अंदर वो किसके कारण होता है? जो बिटरनेस होती है, जो कड़वापन पाया जाता है वो किसकी वजह से पाया जाता है? कोरकोरिन की वजह से। किसकी वजह से पाया जाता है? कोरकोरिन की वजह से जो पाया जाता है क्या? इसमें कड़वापन, बिटरनेस पाया जाता है जूट के अंदर। तो ये बेसिक जानकारी है। अब यहाँ पर बात आती है कि इसको हार्वेस्ट कब करें। तो यहाँ पे हमें क्या लेना रहता है? हमें रेशे के साथ साथ जो है इसका प्रोडक्शन भी लेना रहता है। हार्वेस्टिंग, कटाई की बात हो रही है, तो कटाई कब करें? तो कटाई वैसे तो इसकी हम 90 दिन में कर सकते हैं, तो हमें रेशा मिल जाएगा, लेकिन 90 दिन में करेंगे तो सिर्फ रेशा मिलेगा, हमें जो है जो प्रोडक्शन है, जो सीड का प्रोडक्शन है उसकी क्वालिटी नहीं मिलेगी। तो इसका जो उपयुक्त टाइम है हार्वेस्ट करने का लगभग 135 से 140 दिन डे आफ्टर सोइंग के, बुआई के 135 से 140 दिन बाद इसको हार्वेस्ट करना है, ताकि हमें क्या मिले? फाइबर प्लस जो यील्ड है, यील्ड की क्वालिटी वो भी अच्छी मिले। ठीक है, रेशे के साथ साथ जो उपज की जो गुणवत्ता है वो भी अच्छी मिले। ठीक है, रेशे के साथ जो उपज की गुणवत्ता है वो भी अच्छी मिले। तो 135 से 140 दिन के बाद हमें क्या करनी चाहिए? इसकी हार्वेस्टिंग करनी चाहिए जूट की। क्लियर है? अब इसमें कुछ प्रोसेस होती है जो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ ली है। ठीक है, जनरल जो मैंने पार्ट पढ़ाया था, एक होता है रेटिंग की प्रोसेस होती है, दूसरा होता है स्ट्रिपिंग होता है। ये सारी जो प्रोसेस है हमने इंट्रोडक्शन, जहाँ पे मैंने स्पेशल प्रोसेस के नाम से आपको एक लेक्चर दिया था, वहाँ पर आपको ये पूरा सारी प्रोसेस पढ़वाई थी। रेटिंग क्या होता है, स्ट्रिपिंग क्या होता है, निपिंग क्या होता है, टिपिंग क्या होता है, सारी चीज़ें वहाँ पर पढ़ ली है। ठीक है, तो यहाँ पर रिबोनिंग, देखो
रेटिंग क्या होता है? रेटिंग का मतलब होता है कि हमें जो हमारा एक क्या करते हैं, जो जूट है, जूट को हार्वेस्ट करने के बाद उसके बंडल बना लेते हैं। क्या कराते हैं? बंडल बना, गुच्छे बना के बंडल बनाकर पानी के अंदर डाल देते हैं। पानी कैसा होना चाहिए? बहता हुआ पानी चाहिए। और कितना सेंटीमीटर? लगभग 60 से लेकर 100 सेंटीमीटर जो है पानी होना चाहिए, और वो बहता हुआ क्लीन पानी होना चाहिए, जिससे क्या होती है, रेटिंग हमें अच्छी मिलती है। तो वहाँ पे हम डाल देते हैं। डालना कब तक डालना है? लगभग 30 दिन तक ये प्रोसेस में रखते हैं। टेम्परेचर कितना रखते हैं? 34 डिग्री टेम्परेचर रखा जाता है। तो रेटिंग में रखना, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक तो इसका टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। टेम्परेचर जो है, टाइम कितना लगता है इस रेटिंग की प्रोसेस में रखना? 8 से लेके 30 दिन, 8 से लेके 30 दिन इसमें लगते हैं। टाइम कितना लगता है? 8 से 30 दिन इसमें लगते हैं। वाटर की बात करो, वाटर में इसको शॉक करते हैं तो इसमें वाटर लगभग 60 से 100 सेंटीमीटर पानी होना चाहिए। वाटर कितना? 60 से 100 सेंटीमीटर पानी होना चाहिए। स्ट्रिपिंग क्या होती है? रेटिंग के बाद हम स्ट्रिपिंग की प्रोसेस करते हैं। स्ट्रिपिंग में क्या होता है? पील करते हैं, रेशा को मतलब निकालते हैं। निकालना क्या? रेशा निकालते हैं। ठीक है। स्ट्रिपिंग क्या का मतलब क्या हो गया कि जो हमारी रेटिंग होने के बाद जो है वो जो रेशा है, स्टेम है, वो लूज हो जाता है। लूज होने के बाद जो है हम क्या करते हैं, उसमें से रेशा निकाल लेते हैं। तो रेशा निकालने की जो प्रोसेस स्ट्रिपिंग कहलाती है। रिबिलिंग जो प्रोसेस है ये है इंडिया के अंदर नहीं होती है, भारत के अंदर नहीं होती है। ये कहाँ होती है? ये चाइना और ताइवान में ये प्रोसेस होती है। होता क्या है इसमें रिबनिंग का मतलब होता है ये दोनों प्रोसेस, रेटिंग और स्ट्रिपिंग दोनों एक साथ हो जाती है, एक साथ तुरंत। जैसे हार्वेस्ट किया, हार्वेस्ट करने के बाद तुरंत उसमें से मैकेनिकल या मशीनों के थ्रू डायरेक्ट रेशा निकाला जाता है, उसको रिबनिंग बोलते हैं। रेटिंग और स्ट्रिपिंग दोनों काम एक साथ ही हो जाते हैं उसमें। ठीक है, डायरेक्ट रेशा निकाला जाता है। तो जो इंडिया के अंदर नहीं होता है, चाइना और ताइवान के अंदर इसका ये प्रोसेस की जाती है। ठीक है, तो जूट के अंदर इतना ही। थैंक यू वेरी मच।